तो अभी हम लोग जो पीसीआर का वेरिएंट पढ़ने जा रहे हैं उस वेरिएंट को कहा जाता है टच डाउन पीसीआर। अब देखो, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है टच और दूसरा वर्ड जो है वो है डाउन। तो टच डाउन मतलब कि क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही, और वो चीज क्या है, टेम्परेचर। तो देखो, टच डाउन पीसीआर में क्या किया जाता है, जब हम लोग पीसीआर स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। एट स्टार्टिंग एनलिंग टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, वो होता है ज्यादा। लेकिन हर एक रिपीट के बाद हम लोग क्या करते जाते हैं, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करते जाते हैं। आफ्टर एवरी साइकिल 1 और 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्टार्टिंग में एनेलिंग टेम्परेचर रखा जाता है ज़्यादा, हर एक साइकिल के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे हम लोग कम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इस वेरिएंट का नाम पड़ा टच डाउन पीसीआर। अब इस वेरिएंट की ज़रूरत क्या थी, ऐसी क्या खास आवश्यकता थी कि हम लोग को टच डाउन पीसीआर का वेरिएंट रखना पड़ा। शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ा, फिर बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर हम लोग कम कर सकते थे। तो उसके लिए एक रीज़न ये था कि जैसे जैसे जीनोम की कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती है, जीनोम की कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ने का मतलब है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो कम होते जाएंगे। जैसे जैसे जीनोम की कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस ऑफ मिस प्राइमिंग इंक्रीज होती जाती है। मिस प्राइमिंग का मतलब क्या है, मिस प्राइमिंग का मतलब है कि गलत जगह पे जाके प्राइमर का जुड़ना। तो जब जीनोम कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत बड़ा होगा, मान लो ये तुम्हारा टारगेट रीजन है, तुमने टारगेट के अगेंस्ट में ही क्या किया था, प्राइमर डिजाइन किया था कि प्राइमर टारगेट पे ही बाइंड करेगा। लेकिन जब जीनोम की कॉम्प्लेक्सिसिटी ज्यादा होगी ना, तो ये प्राइमर रैंडमली और दूसरे जगह पे भी जाके बाइंड कर सकते हैं। उस केस में जब जीनोम की कॉम्प्लेक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है और तुम ये चाहते हो कि मिस प्राइमिंग ना हो, तो अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं चांसेस ऑफ मिस प्राइमिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में टेम्परेचर रखेंगे ज़्यादा। स्टार्टिंग में जब एनिलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो एनिलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से परफेक्ट जगह पे बाइंडिंग होगी, जब इनपरफेक्ट जगह है वहां पे बाइंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एनिलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। और कल ही हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रिंजेंसी हाई होती है और एक भी बेस पेयर का मिसमैच जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाता, तुरंत वो वहां पे जो मिस प्राइमिंग हुई है वो प्राइमर वहां से रिलीज कर दिया जाएगा, तो प्राइमर यहाँ पे बाइंड नहीं रह पाएगा। ओनली वही प्राइमर जाके टारगेट के साथ बाइंड करेगा जो 100% कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर हम लोग को मिस प्राइमिंग के चांसेस को कम करना है तो हम लोग स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रिंजेंसी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और फिर धीरे धीरे क्या किया जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे। 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी साइकिल। अब तुम ये भी पूछोगे कि सर अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो मिस प्राइमिंग के चांसेस अब इंक्रीज नहीं होंगे क्या, तो आंसर है नहीं। कैसे, देखो, अब जब शुरू के साइकिल्स में क्या होता जाएगा, प्राइमर सही जगह पे बाइंड करता जाएगा, तो उसकी वजह से तुम्हारे टारगेट रीजन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। कल हमने ये केस देखा था ना
कि जब हम लोग कंप्लीट जीनोम का क्या करवा रहे होते हैं, पीसीआर करवा रहे होते हैं, तो 3 साइकिल के बाद तुमको अपना कॉपी नंबर, मतलब जो रिक्वायर्ड टारगेट साइज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाएगा। तो टारगेट वाला जो डीएनए है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो उसके कारण अब क्या होगा, प्राइमर ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ बाइंड करेगा टारगेट के साथ, तो तुम्हारे गलत जगह पे बाइंडिंग के चांसेस धीरे धीरे हर एक साइकिल के बाद कम होते जाएंगे। तो ये पीसीआर इस टाइम पे यूज किया जा सकता है, टच डाउन। समझ में आ गया? दिस इज टच डाउन पीसीआर। टच डाउन पीसीआर के अलावा एक और पीसीआर होता है जिसको इनवर्स पीसीआर कहा जाता है। अब इनवर्स पीसीआर कब यूज किया जाता है? तब यूज किया जाता है जब तुमको अपने टारगेट का सीक्वेंस अननोन होगा। टारगेट का सीक्वेंस तुमको पता ही नहीं है, तो उस केस में तुम उस टारगेट का पीसीआर कैसे करवाओगे, उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे कराओगे? तो मान लो ये हो गया तुम्हारा टारगेट, और इस टारगेट डीएनए का सीक्वेंस तुमको पता ही नहीं है। अब जब सीक्वेंस तुमको पता ही नहीं है तो तुम प्राइमर डिजाइन कैसे करोगे? और प्राइमर डिजाइन जब नहीं कर सकते हो तो तुम उसका पीसीआर कैसे कराओगे? तो उस केस में क्या किया जाता है, इसको क्लोन कर दिया जाता है। एक वेक्टर ले लिया जाता है और वेक्टर का जीनोम का साइज हमको क्या होता है, मतलब जीनोम का सीक्वेंस हमको पता होता है। तो ये डिजायर्ड डीएनए को क्या कर दिया जाता है, वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वेक्टर में तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब इसका पीसीआर कैसे करना है? तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लो, जो कि कहां से काट के ओपन कर दे, मान लो यहां से कट लगा दे। तो कट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेक्टर ओपन हो जाएगा। और हमने पहले ही बोला है कि वेक्टर का सीक्वेंस तुमको नोन है, तुम क्या कर लो, अब प्राइमर डिजाइन कर लो, एक प्राइमर फॉरवर्ड एक प्राइमर बैकवर्ड। और अब जाके तुम्हारा अननोन सीक्वेंस का भी क्या हो सकता है, पीसीआर हो सकता है। तो इनवर्स पीसीआर का मतलब यह है कि जब टारगेट का सीक्वेंस अननोन होता है तो तुम क्या कर सकते हो, उसका इनवर्स वाला जो मतलब जो दूसरा सीक्वेंस होता है उसके अगेंस्ट प्राइमर जनरेट करके उस सीक्वेंस को क्या कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। तो दिस इज द इनवर्स पीसीआर। तो ये हो गया तुम्हारा इनवर्स पीसीआर, एक और वेरिएंट। इनवर्स पीसीआर के बाद एक और पीसीआर होता है जिसको कहा जाता है नेस्टेड। अब नेस्टेड का मतलब होता है बगल में, या फिर साइड में, जो भी तुम बोलना चाहो। एकदम रफ वो चीज बता रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन एकदम एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं, रफ ट्रांसलेशन। तो नेस्टेड पीसीआर में क्या किया जाता है, हम लोग 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं, 2 सेट ऑफ प्राइमर। और 2 सेट ऑफ प्राइमर का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन जो है वो कम हो जाए, टू रिड्यूस नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन। अब कैसे नेस्टेड पीसीआर का यूज करते हुए हम लोग नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को कम कर सकते हैं, तो समझो मान लो ये है डीएनए और उसमें ये है तुम्हारा डिजायर्ड सीक्वेंस। तो डिजायर्ड सीक्वेंस का डायरेक्टली क्लोन ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 पेयर ऑफ द प्राइमर बना लेंगे। तो पहला पेयर ऑफ द प्राइमर यूज कर रहे हैं। पहला पेयर ऑफ द प्राइमर जो होता है वो डिजायर्ड सीक्वेंस से थोड़े से साइड में बाइंड करेगा। कहां पे बाइंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं यहां पे।
फॉर एग्जाम्पल ये हो गया तुम्हारा डिजायर्ड सीक्वेंस, तो पहला सेट ऑफ द प्राइमर थोड़ा सा बाहर से बाइंड करेगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब क्या होगा, तुम्हारा टारगेट वाला जो सीक्वेंस है वो तो क्लोन होगा ही होगा, उसका कॉपी नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद तुम क्या करो, सेकेंड पेयर ऑफ प्राइमर यूज करो, और सेकेंड पेयर ऑफ प्राइमर जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, तुम्हारे डिजायर्ड वाले सीक्वेंस के साथ ही जाके बाइंड करेगा। सॉरी। इसकी वजह से तुम्हारा टारगेट साइट क्या होता जाएगा, क्लोन होता जाएगा। अब मेरे से सर ये इसमें पूछ सकते, सर ये प्राइमर बीच में कैसे वो हो गया फर्स्ट में? हम लोग दो सेट ऑफ द प्राइमर यूज किए थे ना। पहला सेट ऑफ द प्राइमर जो है वो हम लोग जो डिजायर्ड डीएनए है उससे थोड़ा सा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए बनाया है, मतलब डिजायर्ड जीन से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद के लिए बनाया है। इससे क्या होगा, जब फर्स्ट पेयर ऑफ द प्राइमर को लेके तुम लोग एम्पलीफिकेशन करवाओगे तो डिजायर्ड जीन और उसके बाहर का सीक्वेंस जो है उसको लेके बहुत ज्यादा कॉपी बन जाएंगी। इसका कॉपी, इस तरीके का जो डीएनए है उसका कॉपी नंबर ज्यादा हो जाएगा। इस तरीका वाला जो सीक्वेंस है उसका कॉपी नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीका मतलब पहला और दूसरा तीसरा की बात कर लेते हैं। पहला पहला केस को देखो, पहला केस में बहुत बड़ा जीनोम है। बहुत बड़ा जीनोम में क्या हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक जगह पे प्राइमर बाइंड कर सकता है और बाइंड करके क्या कर सकता है, वो नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन करा सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहला सेट ऑफ द प्राइमर यूज किया, और ये जो पहला सेट ऑफ द प्राइमर है वो डिजायर्ड से थोड़ा सा बाहर की तरफ बाइंड करेगा और एक ऐसा सीक्वेंस बनाएगा जिसमें डिजायर्ड और थोड़ा सा हिस्सा नॉन डिजायर्ड का भी है। ठीक, उसके बाद जब पहला प्राइमर का जो पेयर है वो काम कर लेगा तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पेयर ऑफ द प्राइमर डालेंगे। तो जब पहला पेयर ऑफ द प्राइमर हम लोग यूज करेंगे तो ये जो तीसरा नंबर पे तुमको दिख रहा है डीएनए, इस तरीके का डीएनए का कॉपी नंबर ज्यादा हो जाएगा और पहले नंबर पे जो डीएनए दिख रहा है उसका कॉपी नंबर कम रहेगा। उसके कारण क्या होगा, अब सेकेंड पेयर ऑफ द प्राइमर जो है उसके चांसेस ज्यादा है कि वो स्पेसिफिक जगह पे बाइंड करे और स्पेसिफिक जगह पे बाइंड करके नॉन स्पेसिफिक जो एम्पलीफिकेशन है उसको रोक दे। तो ये तुम्हारा नेस्टेड पीसीआर है। सर हम्म। मतलब ये जो प्राइमर लेंगे, फर्स्ट प्राइमर और सेकंड प्राइमर, तो एक ही सैंपल में दोनों प्राइमर को लेंगे या फिर अलग अलग सैंपल में? नहीं, पहले हम लोग फर्स्ट पेयर ऑफ द प्राइमर को लेके एम्पलीफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद उसको आइसोलेट करेंगे, फिर दूसरा प्राइमर डाल के फिर पीसीआर करवाएंगे। एक ही सैंपल को लेंगे, पहले हम लोग एक बार पीसीआर करवाएंगे पहला प्राइमर लेके, फिर जब उसका पीसीआर खत्म हो गया, मान लो तुमने 50 साइकिल चला दिया, 50 साइकिल के बाद फिर से उसको पीसीआर से निकालो, उसमें दूसरा प्राइमर डालो, फिर से 50 साइकिल चला दो, 100 साइकिल चला दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसकी वजह से नॉन स्पेसिफिक जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हुआ तुम्हारा नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड को नेस्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला पेयर और दूसरा पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के अगल बगल में ही बाइंड करते हैं कहीं कहीं पे। ये हुआ नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर के बाद एक पीसीआर होता है जिसको कहा जाता है एंकर पीसीआर। अब एंकर पीसीआर को कब यूज किया जाता है, जब हमको डिजायर्ड फ्रेगमेंट के केवल एक ही साइड का सीक्वेंस पता है, दूसरे साइड का सीक्वेंस नहीं पता है। तो व्हेन वी हैव ओनली सीक्वेंस इंफॉर्मेशन of one side of टारगेट डीएनए, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, एंकर पीसीआर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हो गया तुम्हारा टारगेट,
टारगेट में क्या है, इधर का सीक्वेंस नोन है और इधर का सीक्वेंस अननोन है। अब जब इधर का सीक्वेंस नोन है तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे एक प्राइमर आराम से डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इधर कोई प्राइमर डिजाइन कर पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि सीक्वेंस अननोन है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, एंकर पीसीआर यूज करोगे। और एंकर पीसीआर यूज करने का सिंपल सा तरीका क्या है, पहले इसको टीडीटी से क्या कर दो, ट्रीट कर दो। और टीडीटी से जब ट्रीट कर रहे हैं तो डी एनटीपी में मान लो डी टीटीपी दे दिए तुम लोग, तो ये टीटी टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो 3 प्राइम के ऊपर क्या करेगा, वो 3 प्राइम के ऊपर थायमिन को जोड़ देगा। थ्री प्राइम के ऊपर थायमिन जोड़ के रखो तुमने दोनों साइड पे। अब क्या करो, एक प्राइमर डालो और दूसरा डालो पॉली ए, मतलब पॉली ए प्राइमर। ये काम करे तब ना। तो टीडीटी और क्या दिए थे हम लोग, पॉली टीटीपी दिए थे, तो टीटीटी क्या हो जाएगा, 3 प्राइम के ऊपर ऐड हो जाएगा। एक तरफ का सीक्वेंस तुमको पता है, एक तरफ का सीक्वेंस तुमको नहीं पता है, तो तुम क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एक तरफ का प्राइमर तो तुम डिजाइन कर लोगे, एक तरफ का प्राइमर जो है तुम क्या करोगे, आसानी से डिजाइन कर लोगे। दूसरे तरफ का प्राइमर को के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ए देना पड़ेगा। तो यो पॉली ए जो है वो क्या करेगा, जाके इसके साथ पेयरिंग करेगा 3 प्राइम के साथ, और फिर एक्सटेंशन हो सकता है तुम लोगों का। नेटवर्क सर इसमें पॉली ए का प्राइमर देंगे?
तो अब यहाँ पे तुमने क्या किया है, टीडीटी का यूज करके पॉली टीटीटी देके तुमने एक काम किया। अब तुम यहाँ पे क्या करो, एक तो प्राइमर डाल दो जो तुमको पता है, और एक डाल दो पॉली ए सीक्वेंस। तो ये क्या, उसकी वजह से क्या होगा, अब ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। अब तुमको पता ही कि प्राइमर कौन से ओरिएंटेशन में बाइंड करता है, प्राइमर बाइंड करता है हमेशा 3 प्राइम के ऊपर। तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे टी 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 है, यहाँ पे भी टी 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 जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम अगर देखो तो यहाँ पे जो 3 प्राइम है उसके अगेंस्ट तो हमारे पास क्या है, प्राइमर है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमर है वो क्या होगा, पॉली ए वाला होगा। और तब जाके यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका रेप्लिकेशन हो सकता है और इस प्राइमर का यूज करते हुए उधर रेप्लिकेशन हो जाएगा। फिर अगली बार देखोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, सेम यही चीज करना पड़ेगा, और इस तरीके से तुम लोग क्या कर पाओगे, अपना रेप्लिकेशन आराम से कंप्लीट कर पाओगे। तो ये वाला जो पीसीआर का वेरिएंट है उसको क्या कहा जाता है, एंकर पीसीआर। एंकर पीसीआर के दौरान एक तरफ का सीक्वेंस पता होता है, दूसरे तरफ का सीक्वेंस एब्सेंट होता है। तो जिस तरफ का सीक्वेंस पता है उधर का प्राइमर बनाओ, दूसरे तरफ टीडीटी का यूज करके कोई भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉली सीक्वेंस यूज कर लो, ताकि तुम लोग क्या करवा सको, एम्प्लीफिकेशन करवा सको। तो इस तरीके का जो पीसीआर है उसको क्या कहा जाता है, एंकर पीसीआर कहा जाता है। ठीक, एंकर पीसीआर के बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट होता है उसको कहा जाता है रेस। रेस सर का, हाँ जो इससे ऊपर वाला को थोड़ा सा दिखाइएगा तो। इसमें सर जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, मतलब जो तो इसमें हाँ टीडीटी के बाद जो प्राइमर लिए हैं, तो वहां पर का हम लोग को सीक्वेंस पता था सर। हाँ, हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, देखो एक तरफ का सीक्वेंस पता है, एक तरफ का नहीं पता है। इधर का सीक्वेंस पता है, इधर का सीक्वेंस नहीं पता है। तो जब इधर का सीक्वेंस पता है तो यहाँ के लिए तुम प्राइमर डिजाइन कर सकते हो, जबकि यहाँ का सीक्वेंस पता नहीं है तो यहाँ पे तुम अपना प्राइमर डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो एक तरफ का प्राइमर डिजाइन कर लो, दूसरी तरफ टीडीटी का यूज करके तुम कोई भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ के उसका पॉली वाला सीक्वेंस यूज कर लो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तब जाके तुम इसका एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हो। ठीक, समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद जो रेस होता है, इसका फुल फॉर्म निकल के आता है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA इंड्स। अब रेस जो है ना वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो 5 प्राइम रेस और एक 3 प्राइम रेस। क्यों यूज किया जाता है, तो सिंपल सा चीज है, 5 प्राइम रेस का यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि 5 प्राइम एंड किधर है और 3 प्राइम एंड किधर है। तो 5 प्राइम रेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, precisely determine फाइव प्राइम एंड ऑफ mRNA, या फिर इसी को ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट या फिर mRNA का 5 प्राइम का सीक्वेंस क्या है, अगर तुमको ये पता करना है तो तुम 5 प्राइम रेस करोगे, और 3 प्राइम रेस का यूज कब करोगे, जब तुमको ये पता करना है कि तुम्हारे ट्रांसक्रिप्ट का 3 प्राइम एंड का सीक्वेंस क्या है, वो पता करना है तो तुमको 3 प्राइम रेस करना पड़ेगा। तो cDNA एंड्स का रैपिड एम्प्लीफिकेशन करके तुम बता सकते हो कि तुम्हारा 5 प्राइम एंड कहाँ पे है और 3 प्राइम एंड कहाँ पे है। तो दिस इज द रेस। तो इसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कहीं पे, तो बना हुआ है या तो डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम में या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कि रेस का यूज किस लिए किया जाता है। तो mRNA का 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम एंड के बारे में प्रिसाइसली जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पीसीआर के इस वेरिएंट को यूज करते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे पीसीआर के वेरिएंट। ये हो गया तुम्हारा क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के लिए जो वेक्टर हम लोग यूज किए थे वो क्लोनिंग वेक्टर्स थे। एक्सप्रेशन के लिए जो वेक्टर यूज करेंगे वो एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग सीधा सीधा ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ लेते हैं जिनको कहा जाता है ट्रांसजेनिक्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग डायरेक्टली उनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो हम लोग को क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में चीजें और ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। शॉर्ट में इन्हें ही क्या कहा जाता है, जीएमओ कहा जाता है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट भी हो सकते हैं। अगर प्लांट हुए तो उनको जीएमओ प्लांट कहा जाएगा। अगर वो एनिमल हुए तो उनको जीएमओ एनिमल्स कहा जाता है। तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 चीजें हैं जो हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक का नाम होता है नॉकआउट, एक का नाम होता है नॉक इन। तो पहले नॉकआउट और नॉक इन का अंतर समझ लो, उसके बाद बाकी चीजों पे चलते हैं। नॉकआउट का मतलब क्या है कि किसी जीन के अंदर फंक्शनल जीन, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शनल जीन था और फंक्शनल जीन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, या फिर डिफेक्टिव कॉपी को इंसर्ट कर दिया जाए। और कहां पे इंसर्ट किया जाएगा, इन फंक्शनल जीन। फंक्शनल जीन में डिफेक्टिव कॉपी को इंसर्ट कर दो तो उसको भी नॉकआउट कहा जाता है, या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल जीन को ही रिमूव कर दो तो उसको क्या कहा जाता है, नॉकआउट कहा जाता है। जैसे तुम लोग बहुत बार एग्जाम्पल देखे होंगे नॉकआउट माइस का। नॉकआउट माइस में क्या किया जाता है, तो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन वाला जीन होगा उसको नॉकआउट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए तुमको अगर कैंसर की स्टडी करनी है तो तुम क्या कर सकते हो, P53 का जीन को नॉकआउट कर दो। अब P53 जो होता है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जिसका काम होता है ट्यूमर के प्रोग्रेशन को रोकना। लेकिन अगर P53 का जीन को नॉकआउट कर दिया जाएगा तो P53 बनेगा नहीं माउस में, कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको कहा गया नॉकआउट। उसके बाद नॉक इन भी हो सकता है। नॉक इन का मतलब क्या निकल के आता है कि यहां पे डिफेक्टिव कॉपी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन इज replaced by a functional copy of the gene। जीन की फंक्शनल कॉपी से क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब एक वर्ड में बोला जाए तो फंक्शनल कॉपी ऑफ द जीन को इंसर्ट करवा देना इज नोन एज नॉक इन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हो तुम, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, अगर कोई एक पेशेंट है जिसको कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो तुम उस जीन के बारे में पता लगा सकते हो और उसका फंक्शनल कॉपी को क्या किया जा सकता है, वो नॉन फंक्शनल कॉपी की जगह पे, डिफेक्टिव कॉपी की जगह पे उसको इंसर्ट करवाया जा सकता है।
तो ये हो गया तुम्हारा नॉक इन। इसके अलावा और दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉक अप और एक होता है नॉक डाउन। नॉक अप का मतलब क्या होता है कि तुम यहां पे उस जीन का प्रमोटर का स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। अब प्रमोटर का स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, उस जीन का एक्सप्रेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और नॉकडाउन का मतलब क्या है, प्रमोटर का स्ट्रेंथ कम कर दो। प्रमोटर का स्ट्रेंथ कम होगा तो जीन एक्सप्रेशन का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना सकते हो। नॉकआउट, नॉक इन, नॉकअप, नॉकडाउन। लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म खुद हो सकते हैं दो तरीके के। डिपेंड करता है कि तुमने जीन का सीक्वेंस कहां से लिया है। तो ये सिंजेनिक हो सकते हैं या फिर ट्रांसजेनिक हो सकते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, सिंजेनिक और ट्रांसजेनिक में? तो पहले सिंजेनिक का मतलब समझो। सिंजेनिक का मतलब क्या है, अगर जीन का ट्रांसफर सेम टैक्सा के बीच में हो रहा है। सेम टैक्सा का मतलब जैसे मान लो ये इस्चेरिचिया कोलाई था, है क्या इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, यहां पे भी कोई एक बैक्टीरिया है। तुमने इस्चेरिचिया कोलाई से जीन लिया और उस जीन को किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर टैक्सा चेंज नहीं हुआ। इस्चेरिचिया कोलाई भी बैक्टीरिया, मतलब डोनर भी बैक्टीरिया है, रेसिपिएंट भी बैक्टीरिया है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म सिंजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे प्लांट के केस में भी तुम क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो। जैसे मान लो यहां पे एराबिडोप्सिस है और यहां पे मान लो काउपी है। तुमने क्या किया, काउपी जो कि खुद एक प्लांट है उससे जीन लिया और उस जीन को किसमें इंसर्ट करवा दिया, एराबिडोप्सिस में इंसर्ट करवा दिया। अब ये भी प्लांट है, काउपी, एराबिडोप्सिस भी जो है वो भी क्या है, एक प्लांट ही है। तो टैक्सा चेंज नहीं हुआ है। तो जीन का ट्रांसफर अगर सेम टैक्सा के बीच में हो तो इसको कहा जाता है सिंजेनिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन ट्रांसजेनिक कब होगा, जब ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे टैक्सा का हो, जैसे कि ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो और इससे तुम जीन का ट्रांसफर किस में कर दो, प्लांट में कर दो, तो इसको कहा जाएगा ट्रांसजेनिक। वैसे ही अगर कोई एक एनिमल है, उसका जीन तुम लेके प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दो तो उसको भी कहा जाएगा ट्रांसजेनिक। वैसे ही अगर एक एनिमल का जीन है, उसको तुम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दो तो उस ऑर्गेनिज्म को भी क्या कहा जाएगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। तो जीन का ट्रांसफर जब सेम टैक्सा के बीच में ना हो तब जाके यहां पे क्या बनता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। और सिंजेनिक ऑर्गेनिजम्स तब बनते हैं जब जीन का ट्रांसफर सेम टैक्सा के बीच में होता। बात क्लियर हुई इतनी? यस ये हो सर। गया सिंजेनिक और ट्रांसजेनिक का कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कैसे बनाया जाता है। तो अगर तुमको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना है
तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस जीन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि तुम ट्रांसफर करना चाहते हो। फिर उस जीन का यूज करके एक जीन कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। सर कॉन्जेनिक थोड़ा सा बता दीजिए, कॉन्जेनिक। अब कॉन्जेनिक के बारे में यहां से समझो। तीनों चीज को एकदम आराम से विथ एग्जांपल समझिए। कोई क्या भाई, अब ये चीज हम लोग एमएचए जब पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी में, याद करो, तब पढ़े थे कॉन्जेनिक का कॉन्सेप्ट, याद है, एमएचए के केस में। अब कॉन्जेनिक का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई दो थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म, मुझे याद है कि बस उसमें एलिलिक डिफरेंस होता है, इसके बस एक हाँ एलिल। वही चीज। तो यहां पे क्या हो रहा है, मान लो कि तुम्हारा कोई एक जीन है, जीन नहीं, जीन का क्लस्टर है, जैसे एमएचए का होता है। एमएचए में एक ही जीन नहीं होता है, कई सारे जीन का क्लस्टर होता है, और उसमें केवल और केवल एक ही लोकस पे अंतर देखने को मिले तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कॉन्जेनिक। कॉन्जेनिक किसको कहा जाता है, जब कोई दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म में तुमको क्या देखने को मिल रहा है, जीन्स है, और 99.9% जीन सेम है, 99.99% जीन सेम है, केवल और केवल एक लोकस, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, तुमको अंतर देखने को मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है कॉन्जेनिक। अब कॉन्जेनिक स्ट्रेन को हमने क्या किया था, एमएचए का एग्जांपल लेके आराम से समझा था। कैसे बनाया था हमने कॉन्जेनिक ऑर्गेनिज्म को, तो यहां से समझो। हम लोग दो इनब्रेड लाइन को क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, और फिर क्रॉस करवाने के बाद उसका बैक क्रॉसिंग करवाते जाते हैं। बैक क्रॉसिंग करवाने की वजह से क्या होगा कि जो पेरेंट का डीएनए है वो आ जाएगा, लेकिन जब दो स्ट्रेन को तुमने क्रॉस कराया था तो उसमें क्या हो गया था, अब इस चीज को यहीं से समझना पड़ेगा। अगर इम्यूनोलॉजी का नोट्स बना के रखे होगे तो उसमें देख सकते हो कि हम लोग कैसे किए थे, अगर नहीं बनाए हो तो यहां पे समझो। यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम लोग जेनेटिक्स पढ़े ही होगे सेकेंड सेमेस्टर में, निल्स के बारे में, NILS, नियरली आइसोजेनिक लाइंस के बारे में। तो निल्स में क्या होता है, देखो, अगर तुमको क्या करना है, कोई एक ऐसा वेराइटी जनरेट करना है जिसमें दो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक हो, तो क्या करो, पहले दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करवा लो। दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराने के बाद उसका बैक क्रॉसिंग करवाते जाओ, कई जनरेशन तक, 8-9 जनरेशन तक क्रॉस करवाते जाओगे, तो यहां पे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा होमोजाइगस, लेकिन केवल और केवल एक लोकस जिसके लिए तुमने क्रॉसिंग करवाई थी वो वहां पे क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो एक एलील पे अगर वो हेट्रोजाइगस है और बाकी सभी एलील्स पे वो होमोजाइगस है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्जाइगस कहा जाएगा, या फिर इसको कॉन्जेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाएगा। अब ये खोले फिर से तब ना,
तो कॉन्जेनिक का तुम लोग कॉन्सेप्ट लिख लो कॉपी में। इफ टू organisms vary at single locus, single locus is known as congenic। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एग्जांपल देखे थे हम लोग कॉन्जेनिक के केस में कि माउस के 2 स्ट्रेन लिए थे हम लोग, यहाँ पे जोड़ देते हैं इस चीज को, यहाँ पे कॉन्जेनिक 2 ऑर्गेनिज्म वेरी करेंगे एट सिंगल लोकस। एग्जाम्पल हम लोग याद कर रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल याद कर रहे हैं? माउस का। माउस के 2 स्ट्रेन को ले लो, माउस का स्ट्रेन ए और ये है माउस का स्ट्रेन बी। यहां पे इसका जो माउस का स्ट्रेन है उसमें जो एमएचसी का जो लोकस होता है, 2 तरीके का लोकस पाया जाता है माउस में। एक में मान लो के वाला लोकस है और दूसरे में दूसरा वाला लोकस प्रेजेंट है। दूसरा वाला लोकस का नाम क्या था? एल था शायद, कंफर्म नहीं हूं। तो बाकी सब कुछ सिमिलर है, 99.999% सिमिलैरिटी। डिफरेंस केवल कहां पे है? एट 1 लोकस ओनली। एक ही जीन में अंतर है, बाकी सब कुछ सेम। तो 2 स्ट्रेन, बाकी सब कुछ सिमिलर, 99.999% सिमिलरिटी। केवल एक लोकस पे क्या देखने को मिल रहा है तुमको? अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे कि स्ट्रेन ए में कोई एक एमएचसी प्रेजेंट है और स्ट्रेन बी में कोई दूसरा एमएचसी प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ सेम। तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कॉनजेनिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? आया बात समझ में? यस सर। तब अब चले ट्रांसजेनिक एनिमल में, और ट्रांसजेनिक एनिमल में जीन कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। अब जीन कंस्ट्रक्ट क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि सिंपल सा बात समझो, तुमने अभी तुरंत जीन कहां से आइसोलेट किया है? बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, और तुम उसको भेजना कहां चाहते हो? किसी एक एनिमल में भेजना चाहते हो। तो जो जीन तुमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है उसमें प्रमोटर जो है उसका सीक्वेंस अलग होगा, टर्मिनेटर का सीक्वेंस अलग होगा, बाकी जो दूसरे रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर तुम बैक्टीरिया के जीन को क्या करना चाहते हो, किसी एक एनिमल में एक्सप्रेस करवाना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ मॉडिफिकेशन करके एक जीन का कंस्ट्रक्ट कर बनाना पड़ेगा, जिसमें जीन का सीक्वेंस के अलावा रेगुलेटरी सीक्वेंस भी क्या होंगे, उनको मॉडिफाई तुमको करना पड़ेगा। और वो मॉडिफिकेशन किसके हिसाब का होगा? उस एनिमल या फिर प्लांट के हिसाब का होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है वो प्लांट्स का होता है। एनिमल के केस में कुछ एथिकल इशू ये वो चीजें आ जाती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांसजेनिक प्लांट्स तुमको देखने को मिलते हैं। तो मान लो तुम एक ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हो, तुमने बैक्टीरिया से जीन को क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। मान लो ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जो तुमने लिया है फ्रॉम द बैक्टीरिया, लेकिन तुम उसको एक्सप्रेस करवाना चाहते हो प्लांट में। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस जीन के सीक्वेंस के पहले एक सीक्वेंस जोड़ना पड़ेगा जिसको कहा जाएगा कोजैक सीक्वेंस। क्योंकि याद करो बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट
और प्रोकैरियोट में कोजेक सीक्वेंस नहीं, साइन डेल्गानो सीक्वेंस पाया जाता है। तो साइन डेल्गानो सीक्वेंस की जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा, कोजेक सीक्वेंस लगाना पड़ेगा, ताकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सके। कोजेक सीक्वेंस से पहले तुमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक प्रमोटर लगाना पड़ेगा। प्रमोटर रहेगा जहां से आरएनए पॉलीमरेज क्या करना स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना। और कोजेक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगा जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, एक और साइट लगाना पड़ेगा जो है पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। क्योंकि प्रोकैरियोट में पॉली ए टेलिंग तो होता नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। और यूकैरियोट्स में पॉली ए सीक्वेंस कहां पे लगेगा, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पॉली ए का सिग्नल सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। इसके बाद तुम क्या करोगे, सेम प्रमोटर के अंडर में या फिर किसी दूसरे प्रमोटर के अंडर में एक मार्कर जीन को क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या ऐड होगा, मार्कर जीन भी ऐड होगा। और ये पूरा का पूरा ये वाला सीक्वेंस कहलाएगा 5 प्राइम होमोलॉजी। ये वाला सीक्वेंस जो है वो कहलाएगा 3 प्राइम होमोलॉजी। और 5 प्राइम और 3 प्राइम होमोलॉजी सीक्वेंस का जरूरत क्यों है, फॉर द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तब जाके तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो पाएगा, यहां पे एक्सप्रेस हो पाएगा। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे हर एक चीज जरूरी क्यों है, होमोलॉजी सीक्वेंस क्यों जरूरी है, ताकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सके। और जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो उसकी वजह से तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तुम्हारे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर जा पाएगा, तुम्हारे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट हो पाएगा। प्रोमोटर क्यों चाहिए, फॉर ट्रांसक्रिप्शन। कोजैक सीक्वेंस क्यों चाहिए, फॉर ट्रांसलेशन। पॉली ए सीक्वेंस क्यों चाहिए, पॉली ए सिग्नल क्यों चाहिए, पॉली ए टेलिंग के लिए। और मार्कर हम लोग को क्यों चाहिए, सिलेक्शन के लिए। अब प्रमोटर के बारे में याद रखना तुम कि प्रमोटर जो होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रमोटर होगा वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा। तो कुछ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का लिस्ट हम लोग यहां पे बना रहे हैं, जो कि क्या होंगे हमको देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का लिस्ट, अगर तुम जीन को एक्सप्रेस करवा रहे हो इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक तुमको क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर चाहिए होगा। बैक्टीरिया में तुमको जीन एक्सप्रेस करवाना है तो जो एराबिनोज एपेरोन का प्रमोटर होता है, एराबीएडी का प्रमोटर जो है वो ले लो। अब एक काम याद है, एराबिनोज एपेरोन में क्या होते हैं, दो प्रमोटर दो एक्टिवेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, याद है, एक एरा सी
और दूसरा होता है कैप। दो एक्टिवेटर की वजह से इसका प्रमोटर जो है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो जाता है। इसके अलावा जो ट्रिप्टोफैन का प्रमोटर होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है बैक्टीरिया में। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के अलावा जो प्रमोटर राइट होता है, याद है प्रमोटर राइट जो हम लोग पढ़े थे लैम्डा फेज में, वो भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। प्रमोटर लेफ्ट जो लैम्डा फेज का ही है वो भी क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। इसके अलावा नॉन पालामाइन, अब ये जो नॉन पालामाइन है ये तुम्हारा टीआई प्लाज्मिड का प्रमोटर होता है, ये भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। प्रमोटर फॉर इंटीग्रेज वो भी लैम्डा फेज का ही है, तो यहां पे ही डाल देते हैं। ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। तो इतने सारे प्रमोटर जो हैं वो क्या होंगे तुम्हारे बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाएंगे। बैक्टीरिया में जब तुम जीन को क्या करवाना चाह रहे हो, एक्सप्रेस कराना, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के आगे जो होगा वो होगा साइन-डेल्गान सीक्वेंस। यहाँ पे तुम्हारा कोजैक सीक्वेंस काम नहीं करेगा तो तुमको साइन-डेल्गान सीक्वेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोमोटर सीक्वेंस रहेगा, यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस रहेगा, यहाँ पे फिर से प्रोमोटर और प्रोमोटर के नीचे मार्कर। 3 प्राइम और 5 प्राइम होमोलॉजी तो होगा ही होगा। इधर 5 प्राइम होमोलॉजी और इधर 3 प्राइम होमोलॉजी। तो ये प्रमोटर, ये जो कंस्ट्रक्ट है वो तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर भी क्या कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है। कुछ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का नाम हमने दे दिया, जैसे कि एरा, बीएडी, ट्रिप्टोफैन का प्रमोटर, प्रमोटर लेफ्ट, प्रमोटर राइट, प्रमोटर फॉर इंटीग्रेज और नॉन पालामाइन का प्रमोटर। तो ये बैक्टीरिया के लिए हो गया। प्लांट के लिए अगर कुछ प्रमोटर की बात करो सर, हाँ, इससे पहले तो हम लोग कोजैक सीक्वेंस लिखे थे, यहाँ पे साइन डलवाने क्यों? क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करवा रहे हैं ना। यहाँ पे देखो जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, जब हम लोग को प्लांट में करना है या फिर एनिमल में करना है तब हम लोग यहाँ पे कोजैक सीक्वेंस लेंगे। ये जो फर्स्ट जब है प्लांट के लिए है। हाँ, प्लांट चाहे एनिमल के लिए, जबकि दूसरे केस में हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो जब बैक्टीरिया हम लोग लेके करवाएंगे तो बैक्टीरिया के केस में तुमको क्या चाहिए, साइन-डेल्गान सीक्वेंस। देखो यहाँ पे लिखे ना मैं बैक्टीरिया में, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैक्टीरिया में है। अब तुम क्या करवा लो, जीन एक्सप्रेशन करवाने की कोशिश कर लो सर प्लांट, टर्मिनेशन साइट के बाद जो पी है वो क्या है सर? वो भी प्रमोटर ही है, लेकिन वो प्रमोटर किसके लिए, मार्कर के जीन के लिए। क्योंकि मार्कर को एक्सप्रेस करवाना ना, और मार्कर सिलेक्शन के लिए यूज होगा। सिलेक्शन किसका, तो जिस भी बैक्टीरिया में या फिर प्लांट या फिर एनिमल के सेल में तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है उसको तुमको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो सिलेक्शन में यूज होगा। अभी थोड़ा देर में सीखते हैं कैसे, थोड़ा देर बस इंतजार करो। अब प्लांट में तुमको जीन का एक्सप्रेशन करवाना है तो प्लांट का स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लेना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होंगे जो प्लांट में काम करेंगे, तो पहला तो है यहाँ पे तुम्हारा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का प्रमोटर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वायरस के प्रमोटर होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का प्रमोटर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। रेट्रोवायरस का जो प्रमोटर होता है वो भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। और राइस में जो एक्टिन का जीन होता है उसका भी जो प्रमोटर होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है।
बाकी तो तुमको पता ही है। कंस्ट्रक्ट ऊपर के जैसे ही बनेगा, जैसा ऊपर में हम लोग बनाए हुए थे। लेकिन जब भी तुम लोग कंस्ट्रक्ट बना रहे होते हो ना, तो तुमको एक काम करना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन क्या बोला है, तो मान के चलो तुम बैक्टीरिया से उठा के कोई एक जीन को प्लांट में एक्सप्रेस करवाना चाहते हो। तुमने क्या किया है, बैक्टीरिया से एक जीन लिया, और उसको डाला प्लांट में, और तुम चाह रहे हो कि प्लांट में उसका एक्सप्रेशन हो। फिर जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडॉन के द्वारा कोड किया जा सकता है। मान लो एक्स एमिनो एसिड है और इसके लिए 4 कोडॉन पाए जाते हैं। एक्स एमिनो एसिड है कोई, हम लोग नाम जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि याद नहीं। इतना पता है, ट्रिप्टोफैन का एक होता है, मिथ्योनिन का एक होता है, कुछ एमिनो एसिड ऐसे थे जिसके 6 थे, किसी के 4 थे और किसी के 2 थे। अब किसके 6 थे वो नहीं पता, 2 ही एमिनो एसिड थे। चलो मान लेते हैं, इसीलिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लो कोई एक्स नाम का एमिनो एसिड है और उस एक्स नाम के एमिनो एसिड के लिए 4 कोडॉन प्रेजेंट है। बैक्टीरिया जो है वो कोडॉन फर्स्ट को प्रेफरेंस देता है, लेकिन जो प्लांट है ना वो कोडॉन 1 को प्रेफरेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मान लो ये प्लांट जो है वो कोडॉन 4th को प्रेफरेंस देता है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक्स एमिनो एसिड को कोड करना है, तुमको प्रोटीन में एक्स एमिनो एसिड जोड़ना है, तो सबसे पहले कोडॉन जब सर्च कर रहे होंगे हम लोग, तो बैक्टीरिया में कोडॉन 1 अगर आया तो हम लोग एमिनो एसिड को तुरंत जोड़ देंगे, लेकिन प्लांट में ऐसा तब होगा जब कोडॉन 4th आएगा। तो तुमने क्या किया, बैक्टीरिया से जीन उठाया और तुरंत उसको प्लांट में डाल दिया। तो प्लांट कोडॉन 1 को प्रेफरेंस देता ही नहीं है। प्लांट कौन से कोडॉन को प्रेफरेंस देता है, 4th वाले कोडॉन को प्रेफरेंस देता है। तो कोडॉन 1 का जो नहीं सीक्वेंस है ना, समझ आया सर। उसको 4 कोडॉन है, मान लो AAU, AAG, AAC, AA, A। अब ये चारों के चारों एक्स एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ये चीज तो पता है ना, डीजेनेरेसी ऑफ द कोडॉन। जी। अब बैक्टीरिया जो है फर्स्ट कोडॉन मतलब मान लो AAU को प्रेफरेंस दे रहा है, लेकिन प्लांट जो है वो AAA को प्रेफरेंस देता है। तो बैक्टीरिया में जब तक AAU नहीं रहेगा ना, एक्स एमिनो एसिड कोड नहीं किया जाएगा, और प्लांट में A नहीं रहेगा तो एक्स एमिनो एसिड को कोड नहीं किया जाएगा। तो तुमको AAU को क्या करना पड़ेगा, AAA में मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जीन जो है वो प्लांट के अंदर एक्सप्रेस होगा। इसी को क्या कहा जाता है, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कोडॉन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अगर तुम ऑर्गेनिज्म 1 से जीन को ऑर्गेनिज्म 2 में लेके जा रहे हो, तो तुमको यह देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म 2 किस तरीके के कोडॉन को यूज करता है, और जीन को तुमको उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो जीन ऑर्गेनिज्म नंबर 2 में एक्सप्रेस हो सके। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नंबर 1 बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म नंबर 2 प्लांट है। तुम ये चाहते हो कि बैक्टीरिया का जीन प्लांट के अंदर एक्सप्रेस हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया के कोडॉन को एनालाइज करो, प्लांट के कोडॉन का ऑप्टिमाइजेशन मतलब
उसका प्रेफरेंस का एनालिसिस करो, और जो प्लांट का चॉइस है कि मैं ये वाला कोडॉन को पहले छांटूंगा, तो तुमको बैक्टीरिया के कोडॉन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? प्लांट के हिसाब से। इसी को कहा जाता है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। अब समझ में आया? तो दिस इज कोडॉन यस ऑप्टिमाइजेशन। सर। जब तक तुम कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे, तुम्हारा जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है कि ना हो, बाकी सब कुछ सही हो, लेकिन तुमने कोडॉन का ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया तो तुम्हारे जीन का एक्सप्रेशन बंद हो सकता है। ठीक, तो दिस इज कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। सर इसको राइट करा देते तो ठीक है, तो बाद में फिर भूल जाएंगे। ठीक है, चलो लिख लो, लिखो। Two organisms can vary. Two organisms can vary in their codon preference. Can vary on their codon preference. Organism 1 can prefer one codon while while organism 2 prefers another codon. So if you want to express gene from organism 1 into organism 2 so you need to modify codons preferred by organism 2. It is known as codon optimization. अब फोटो देख के और ये चीज पढ़ के समझ में आ जाएगा तुमको चीज कि क्या होता है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आ गया? अब आते हैं मार्कर्स के ऊपर। ये जो मार्कर जीन है उसके ऊपर। मार्कर जीन जो है ना वो दो तरीके का हो सकता है। एक सेलेक्टेबल मार्कर हो सकता है और एक स्कोरेबल मार्कर हो सकता है। अब अंतर क्या है दोनों में? सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, स्कोरेबल मार्कर क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। और ट्रांसफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। देखो यहां पे दो चीज लिखा हूं मैं, एक ट्रांसफॉर्म लिखा हूं, एक ट्रांसफेक्शन लिखा हूं। तो बैक्टीरिया में अगर तुम जीन को क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर तुम जीन को
एनिमल सेल के अंदर क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो उसको ट्रांसफेक्शन कहा जाता है। प्लांट के केस में भी उसको ट्रांसफॉर्मेशन ही कहा जाता है। ओनली एनिमल के केस में ट्रांसफेक्शन कहा जाता है उसको। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, या फिर ट्रांसफेक्ट हुआ है कि नहीं, इसके सिलेक्शन के लिए हम लोग सिलेक्शन मार्कर का यूज करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। जबकि स्कोरेबल मार्कर का यूज किस लिए किया जा सकता है, तो स्कोरेबल मार्कर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर जीन एक्सप्रेशन स्टडी। और जीन एक्सप्रेशन में भी हम लोग जीन एक्सप्रेशन के लेवल की स्टडी कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। जीन एक्सप्रेशन कम है कि ज्यादा है, इसकी स्टडी क्या किया जा सकता है, स्कोरेबल मार्कर का यूज करके किया जा सकता है। स्कोरेबल मार्कर को एक और नाम से जाना जाता है, रिपोर्टर जीन। Scoreable marker is also known as reporter, while selectable marker is known as marker gene only. अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में समझते हैं। कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा कई तरीके के सेलेक्टिव, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए ना, बस 1 मिनट के लिए। हो गया। अब आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तरफ। हम लोग कई तरीके के सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो पहले फंडा समझ लो, तब तुम लोगों को बाकी आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, मान लो कोई एक प्लांट लिया तुमने, और प्लांट में तुमने ये जीन कंस्ट्रक्ट इंसर्ट किया, ये वाला जो तुम्हारे सामने है। यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा है, यहाँ पे मार्कर जो है वो कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब मान के चलो, जब तुम इसको क्या कर रहे होगे, प्लांट के सेल में डाल रहे होगे, मतलब प्लांट के सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे, उस दौरान हो सकता है कि कुछ सेल्स के अंदर ये कंस्ट्रक्ट पहुंच जाए, या फिर हो ये सकता है कि कंस्ट्रक्ट सेल के अंदर ना पहुंचे। दो ही पॉसिबिलिटी है, कि हो सकता है कि ये कंस्ट्रक्ट प्लांट के अंदर पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि ये कंस्ट्रक्ट प्लांट के अंदर ना पहुंचे। अब तुम्हारे लिए यूजफुल कौन सा है? यूजफुल तो वो वाला है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के सेल के अंदर पहुंच चुका है। फिर तुम ये जानना चाह रहे हो कि हाँ, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के अंदर चला जाएगा, तो मार्कर जीन का एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? मार्कर जीन का एक्सप्रेशन होगा। और मार्कर तुम्हारा कैसा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब वो प्लांट का सेल भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। और जिसके अंदर कंस्ट्रक्ट गया ही नहीं है, वो प्लांट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होगा। अगर उन एंटीबायोटिक में क्या कर दिया जाए, कल्चर होने, उनको एंटीबायोटिक वाले मीडियम में कल्चर होने दिया जाए, तो जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन यानी कि मार्कर एक्सप्रेस हो रहा है, वही लोग सरवाइव करेंगे, बाकी दूसरे सेल्स क्या हो जाएंगे, वहां से मारे जाएंगे। तो तुमने पॉजिटिवली सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, इन सेल्स के अंदर तुम्हारा कंस्ट्रक्ट पहुंचा है।
ये है सिंपल सा फंडा। अब कौन कौन से तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं? तो उसमें पहला जीन जो हो सकता है वो हो सकता है HPT1 का जीन या फिर HPT2 का जीन। HPT का फुल फॉर्म देखो तो HPT का फुल फॉर्म निकल के आता है हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। अब ये जो हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज होता है, इसका सिंपल सा काम है, क्या करता है? इट ऐड फॉस्फेट ऑन हाइग्रोमाइसिन एंड इनएक्टिवेट इट। हाइग्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, अगर HPT जीन का एक्सप्रेशन होगा तो एक प्रोटीन बनेगा जिसका नाम है हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। वो हाइग्रोमाइसिन के फॉस्फोराइलेशन कर देगा और हाइग्रोमाइसिन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। बाकी हाइग्रोमाइसिन का अगर तुमको काम जानना है तो याद रख सकते हो कि हाइग्रोमाइसिन कैन इनहिबिट ट्रांसलेशन। याद करो, ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के बाद जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था वो हाइग्रोमाइसिन ही था, जो क्या करता है? 30S राइबोसोम को इनहिबिट करके ट्रांसलेशन को रोक सकता है। तो हाइग्रोमाइसिन इज द इनहिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन जैसे ही हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज काम करेगा, हाइग्रोमाइसिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा और हाइग्रोमाइसिन खुद इनएक्टिव हो जाएगा। और हाइग्रोमाइसिन इनएक्टिव हो गया तो फिर ट्रांसलेशन चल सकता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे। तो सिंपल सी बात है, HPT जीन हुआ कंस्ट्रक्ट में सिलेक्शन मार्कर की तरह, तो तुम सिलेक्शन मीडियम में क्या करो? हाइग्रोमाइसिन डाल दो। जो सेल्स के अंदर ये जीन होगा, HPT2 होगा, वो वाले सेल्स जो हैं वो सरवाइव कर जाएंगे, और ऐसे सेल्स जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, मतलब उनमें HPT2 नहीं गया है, वो लोग हाइग्रोमाइसिन के प्रेजेंस में मारे जाएंगे। ये हो गया HPT2। दूसरा यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं कैट जीन को। कैट जीन का फुल फॉर्म निकल के आता है क्लोरेम्फेनिकोल एसिटिल ट्रांसफरेज। क्लोरेम्फेनिकोल एसिटिल ट्रांसफरेज किसको रोकता है? तो क्लोरेम्फेनिकोल नाम का एक एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था, उसको इनहिबिट करता है। और ये क्लोरेम्फेनिकोल जो होता है वो क्या करता है? तो वो भी ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, याद है? तो अगर क्लोरेम्फेनिकोल एसिटिल ट्रांसफरेज होगा तो वो क्लोरेम्फेनिकोल को इनहिबिट कर देगा, और क्लोरेम्फेनिकोल इनहिबिट हो जाएगा तो ट्रांसलेशन चल सकता है। और ऐसे सेल्स जिनमें CAT जीन होगा ही नहीं, वो सेल्स मारे जाएंगे। एक और जीन है जिसका नाम है NPT, फुल फॉर्म निकल के आता है नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज किसको इनहिबिट करता है? नियोमाइसिन को। 'नियोमाइसिन' को। 'नियोमाइसिन' के अलावा 'नियोमाइसिन' 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 'नियोमाइसि
कैनामाइसिन को भी ये इनहिबिट कर सकता है। तो एनपीटी के बारे में ये याद रखना है कि ये कैनामाइसिन को भी इनहिबिट कर सकता है, और कैनामाइसिन को इनहिबिट करके ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कन्फर कर सकता है। इसके अलावा एक और जीन है जिसका नाम है BLE जीन, जो ब्लियोमाइसिन को इनएक्टिवेट करता है, और ब्लियोमाइसिन को इनएक्टिवेट करके ऐसे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे सकता है। तो 4 जीन हो गए। एचपीटी का फुल फॉर्म क्या निकल के आया था? हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। फिर आया तुम्हारा CAT जिसका नाम है क्लोराम्फेनिकोल एसिटिल ट्रांसफरेज। फिर NPT है, NPT नियोमाइसिन और कैनामाइसिन दोनों के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ सकता है और उनको इनएक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद BLE ब्लियोमाइसिन। तो देखो, तुम थोड़ा सा रीजनिंग लगा के ये बता सकते हो कि कौन क्या करेगा। HPT मतलब हाइग्रोमाइसिन, CAT मतलब क्लोराम्फेनिकोल, NPT मतलब नियोमाइसिन, लेकिन कैनामाइसिन थोड़ा सा अलग है, तो तुमको एग्जाम में कैनामाइसिन के बारे में भी पूछ सकता है। और ब्ली से ब्लियोमाइसिन, तो ये तो कभी पूछेगा ही। मोस्ट ऑफ द चांसेस में NPT के पूछे जाने के चांस है, क्योंकि NPT कैनामाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंट दे सकता है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया में यूज कर रहे हो तो तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे प्लांट्स में अगर यूज कर रहे हो तो तुम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के जीन को यूज कर सकते हो। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं, तो उसको समझने के लिए तुमको हर्बिसाइड समझना पड़ेगा। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हर्ब्स मतलब प्लांट को मार देते हैं। सर, हाँ, ऊपर जो है वो सब एनिमल्स में यूज किए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बैक्टीरिया में यूज किए जाएंगे। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो कर सकता है ना, दिस कैन बी यूज्ड इन द बैक्टीरिया। तो लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। एनिमल में सिलेक्शन का तरीका ही थोड़ा सा अलग होता है। और सर, इसमें जैसे HPT जीन मीडिया में रहेगा, मीडिया मतलब ये उसको ऐड करेंगे और वहां पे मतलब सिलेक्शन मीडियम में करेंगे। ऐड करेंगे, हाँ, वो मीडियम में ऐड करेंगे। तो जो कॉलोनी ग्रो हुई वो रेजिस्टेंट है, जो कॉलोनी ग्रो नहीं हुई वो रेजिस्टेंट थी ही नहीं। अब रेजिस्टेंट क्यों है? क्योंकि तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट के बगल में ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन डाल दिया था। तो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया उसके साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन गया। तो तुम ऐसा कोरिलेशन कर सकते हो कि जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। हर्बिसाइड समझ में आ गया? ऐसे केमिकल्स जो प्लांट्स को मारते हैं, नॉन स्पेसिफिकली, मतलब किसी भी प्लांट को मार सकते हैं, वैसे केमिकल्स हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में तुम एक जीन ले सकते हो जिसका नाम है एरो ए। एरो ए हमने कहां से आइसोलेट किया है? फ्रॉम द इस्चीरिचिया कोलाई। और ये जो एरो ए इस्चीरिचिया कोलाई का है, इसके कारण एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है EPS। सिकमिक एसिड पाथवे याद है?
तो EPS का नाम भी याद होगा। और अल्टीमेटली एरोमेटिक एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। EPS का फुल फॉर्म क्या निकल के आया था? इनॉल पायरुवेट और क्या था लास्ट में? तो सिंथेस था, फॉस्फोसिंथेस। इनॉल पायरुवेट सिक्यूमेट फॉस्फेट सिंथेस। चाहो तो फुल फॉर्म यहां पे लिख सकते हो, इनॉल पायरुवेट सिक्यूमेट फॉस्फो। 5 इनॉल था क्या सर? 5 हाँ था 5 फॉस्फोसिंथेस, तो उसको हम लोग एक नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैक्टीरिया के अंदर एरो ए जीन होता है जिसके कारण EPS बनता है और उसके कारण एरोमेटिक एमिनो एसिड बन सकता है। वैसे ही प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी अपना खुद का EPS पाया जाता है और उसके कारण यहाँ पे प्लांट में एरोमेटिक एमिनो एसिड बनता है। लेकिन दिक्कत क्या है प्लांट के EPS के साथ कि इसको ग्लाइफोसेट नाम का एक हर्बिसाइड है उससे इनहिबिट किया जा सकता है और मार्केट में ये राउंड अप के नाम से बिकता है। तो प्लांट का EPS जो है ना, इट कैन बी इनहिबिटेड बाय ग्लाइफोसेट। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइफोसेट काम नहीं करता। तो तुम क्या करो, सिंपल सा काम कर सकते हो, ये जो एरो ए जीन है उसको इस्चेरिचिया कोलाई से लो और प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दो। ये जो एरो ए जीन है इस्चेरिचिया कोलाई से लो और किस में ट्रांसफर कर दो? प्लांट में ट्रांसफर कर दो। तो प्लांट में दो तरीके का EPS बनेगा, एक खुद का और एक बैक्टीरिया का। खुद का EPS ग्लाइफोसेट से भले इनहिबिट हो जाए लेकिन बैक्टीरिया वाला EPS तो काम करेगा और अपने बैक्टीरिया वाला EPS की वजह से एरोमेटिक एमिनो एसिड बन सकता है और ऐसे प्लांट ग्लाइफोसेट के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। कहानी समझ में आया कि बैक्टीरिया का अपना EPS होता है जिसके कारण एरोमेटिक एमिनो एसिड बनता है, प्लांट का अपना EPS होता है जिसके कारण एरोमेटिक एमिनो एसिड बनता है। लेकिन प्लांट का EPS जो होता है वो यूकैरियोट का EPS है जो ग्लाइफोसेट के द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है। लेकिन बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट का जो EPS है वो ग्लाइफोसेट से इनहिबिट नहीं होता। तो तुम क्या करो, प्लांट के अंदर बैक्टीरिया का जीन डाल दो, तो प्लांट अपना वाला EPS के साथ साथ बैक्टीरिया वाला EPS भी बनाएगा। भले प्लांट का EPS ग्लाइफोसेट से इनहिबिट हो जाए लेकिन बैक्टीरिया वाला काम करेगा और उस प्लांट के अंदर एरोमेटिक एमिनो एसिड बन सकता है और वो प्लांट सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट क्या हो गए? ग्लाइफोसेट के लिए रेजिस्टेंट हो गए। ठीक, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। तो एरो ए के बाद दूसरा जीन लेते हैं जिसका नाम है बार जीन। और बार जीन हमने आइसोलेट किया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस हाइग्रोकॉपिकस, पता नहीं क्या होता है स्पेलिंग, स्ट्रेप्टोकोकस हाइग्रोकॉस्पिकस। पता नहीं, कंफर्म मेरे को नहीं पता है लेकिन यही होना चाहिए।
तो बार जीन हमने स्ट्रेप्टोकोकस हाइड्रोकॉस्पिकस से दे दिया। अब ये जो बार जीन होता है बैक्टीरिया का, उससे एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम होता है ग्लूटामिन सिंथेज। और ग्लूटामिन सिंथेज जब काम करता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर ग्लूटामिन की सिंथेसिस होती है। ग्लूटामिन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। वहीं पे प्लांट जो होते हैं, प्लांट में उसका खुद का क्या पाया जाता है, ग्लूटामिन सिंथेज का जीन पाया जाता है, जिसके कारण प्लांट में ग्लूटामिन की सिंथेसिस हो सकती है। प्लांट में ग्लूटामिन कैसे बनता है? तो सिंपल सा बात है, ग्लूटामिन सिंथेज दो चीजों को ऐड करेगा, एक तो ग्लूटामेट और उसमें एमिनो ग्रुप। तो मैं यहाँ पे डब्बा में बना के लिख दे रहा हूं कि ग्लूटामिन कैसे बनता है। तो एक होता है ग्लूटामेट नाम का एमिनो एसिड, साथ में अमोनिया जोड़ो, एंजाइम काम करेगा ग्लूटामिन सिंथेज, और ग्लूटामिन सिंथेज के प्रेजेंस में ग्लूटामिन बन सकता है। लेकिन प्लांट के साथ दिक्कत है। प्लांट का ग्लूटामिन सिंथेज जो है वो फॉस्फिनोथ्राइसिन नाम का एक केमिकल होता है, उससे इनहिबिट हो सकता है। फॉस्फिनोथ्राइसिन, जिसको मार्केट में बास्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बास्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको ये बार जीन लेना है और प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देना। फॉस्फिनोथ्राइसिन भले ही ग्लूटामिन सिंथेज ऑफ द प्लांट को इनहिबिट कर दे, लेकिन बैक्टीरिया वाले ग्लूटामिन सिंथेज को इनहिबिट नहीं कर सकता। तो तुम जब ऐसा प्लांट जिसमें बार जीन है, वैसा प्लांट को फॉस्फिनोथ्राइसिन दोगे तो उसका ग्लूटामिन सिंथेज भले इनहिबिट हो जाए, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस हाइग्रोकॉस्पिकस का बार जीन से बना हुआ ग्लूटामिन सिंथेज कभी भी इनहिबिट नहीं होगा और प्लांट सरवाइव कर पाएगा। ठीक, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? बार। बार का मतलब क्या है? बास्टा रेजिस्टेंस। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है बार जीन, बास्टा रेजिस्टेंट जीन। और एरो ए का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरो ए जीन का मतलब एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरो ए, समझ में आया? तो ऐसे तुम लोग चाहो तो याद रख सकते। लेकिन ये करता क्या है? फॉस्फिनोथ्राइसिन क्या करता है? तो अमोनिया टॉक्सिसिटी करवा देता है। बास्टा कॉजेस अमोनिया टॉक्सिसिटी। हाउ? तो अगर कोई एक प्लांट जिसको तुमने फॉस्फिनोथ्राइसिन दिया, उसमें ग्लूटामिन नहीं बनेगा। ग्लूटामिन कैसे बनता था? ग्लूटामेट के ऊपर अमोनिया जोड़ने की वजह से। लेकिन अब ग्लूटामिन नहीं बनेगा तो प्लांट के अंदर अमोनिया का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, और अमोनिया इज द टॉक्सिक कंपाउंड। Ammonia is a toxic compound, so it causes toxicity within the plant, so the plant will be died. But when the plant is transformed by the bar gene, the bacterial glutamine synthase can synthesizes glutamine by using glutamate and ammonia. So ammonia toxicity cannot be seen into the modified plant, ट्रांसजेनिक प्लांट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये बार जीन का बात हो गया। बार जीन के बाद
तीसरा जो जीन है वो है ALS जीन। ये भी हमने कहां से लिया है? तो ALS जीन को हमने लिया है इस्चेरिचिया कोलाई से। अब ये जो इस्चेरिचिया कोलाई का ALS जीन होता है, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एसिटोलैक्टोन सिंथेज। और एसिटोलैक्टोन सिंथेज की वजह से ब्रांच चेन वाले एमिनो एसिड बन सकते हैं। ब्रांच चेन एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया। ये सब एमिनो एसिड जो होते हैं वो ब्रांच चेन वाले एमिनो एसिड होते हैं और ये भी एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में ब्रांच चेन एमिनो एसिड नहीं मिलेगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? मर सकता है। लेकिन कोई एक एमिनो एसिड एसेंशियल है कि नहीं है, वो चीज डिसाइड ये होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म उसको ना बना पाए तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। तो दिस इज ALS जीन। प्लांट के पास भी क्या होता है? अपना खुद का एसिटोलैक्टोन सिंथेज होता है। प्लांट के पास भी क्या होता है? अपना खुद का एसिटोलैक्टोन सिंथेज जीन होता है जिससे ब्रांच चेन वाले एमिनो एसिड बनते हैं। लेकिन ये जो एसिटोलैक्टोन सिंथेज प्लांट का है, इट कैन बी इनहिबिटेड बाय सल्फोनिल यूरिया और इमिडाजोलिन। सल्फोनिल यूरिया और इमिडाजोलिन कैन इनहिबिट एसिटोलैक्टोन सिंथेज ऑफ द प्लांट। लेकिन वही काम करो, क्या काम करो? इस्चेरिचिया कोलाई से ALS जीन लो, प्लांट के अंदर डाल दो। अब इस प्लांट के ऊपर तुम कितना भी सल्फोनिल यूरिया, इमिडाजोलिन छिड़क लो, ये प्लांट सरवाइव कर जाएगा क्योंकि इसके पास बैक्टीरिया का जीन है ALS वाला, जिसके कारण ये ब्रांच चेन वाले एमिनो एसिड की सिंथेसिस कर सकता है, तो वो सरवाइव कर जाएगा। तो दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग प्लांट सेल के सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन कैसे करना है? तो सिंपल सा चीज करना पड़ेगा। सर अभी कितने देर पढ़ाएंगे वो? अब हम लोग इसके स्कोरेबल मार्कर को भी देख ही लेते हैं। स्कोरेबल मार्कर के बाद खत्म कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। मान लो कि दिस इज कंस्ट्रक्ट, ये हो गया तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके आगे में साइन-डेल्गान सीक्वेंस या फिर कोजैक सीक्वेंस, डिपेंड करेगा तुम बैक्टीरिया के अंदर कर रहे हो कि प्लांट के अंदर। कोजैक सीक्वेंस के आगे होगा तुम्हारा प्रमोटर का सीक्वेंस, उसके बाद यहाँ पे पॉली ए सिग्नल होगा, पॉली ए सिग्नल के बाद फिर से प्रमोटर होगा और उसके बाद मार्कर का जीन होगा। अब अगर ये मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का हुआ या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का हुआ, तो इसका यूज कैसे किया जा सकता है? तो इसका यूज करो तुम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बैक्टीरिया को या फिर प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करो। अब ट्रांसफॉर्म करोगे तो दो तरीके का पॉपुलेशन मिल सकता है। एक पॉपुलेशन जो अनट्रांसफॉर्म्ड होगा
और दूसरे पॉपुलेशन जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होगा। ट्रांसफॉर्म्ड, अनट्रांसफॉर्म्ड। अब ये जो अनट्रांसफॉर्म्ड होंगे दे आर नॉट एंटीबायोटिक और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। जबकि ये इनके पास जो ट्रांसफॉर्म्ड हैं दे आर एंटीबायोटिक और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। इनको क्या करो, कल्चर करो। और जब कल्चर मीडिया बना रहे होगे ना, तो कल्चर मीडिया के साथ या तो एंटीबायोटिक डाल दो या तो हर्बिसाइड डाल दो। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो तो सरवाइव करेंगे, क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो नॉट सरवाइव, नहीं सरवाइव कर पाएंगे और मारे जाएंगे। तो तुमने पॉजिटिव सिलेक्शन किया है यहां पे, दिस सिलेक्शन इज पॉजिटिव सिलेक्शन, क्योंकि तुमने जो कॉलोनी चाहा था, तुम यही चाहते थे कि ट्रांसफॉर्म्ड का तुमको क्या मिले, कॉलोनी मिले। तो तुमको ट्रांसफॉर्म्ड की कॉलोनी ही जिंदा बची हुई मिलेगी, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाले सारे मारे जाएंगे। तो दिस इज ए पॉजिटिव सिलेक्शन मेथड। समझ में आ गया? ठीक, ये हुआ तुम लोगों का सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। अब जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे स्कोरेबल मार्कर की भी बात कर लेते हैं। स्कोरेबल मार्कर को ही हमने क्या कहा है यहाँ पे, हो गया सर। तो फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कोरेबल मार्कर, या फिर इसी को कहा जाता है रिपोर्टर जीन। क्या स्टडी करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे स्कोरेबल मार्कर का यूज कर सकते हैं फॉर स्टडी द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन का लेवल कैसा है, ज्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है कि कम एक्सप्रेशन हो रहा है, उसका यूज कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग स्कोरेबल मार्कर। कौन कौन से स्कोरेबल मार्कर हो सकता है, तो पहला हो सकता है लेगजेड। पता है लेगजेड का काम ना, क्या काम करता है लेगजेड? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है। यस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम करता है, लेकिन जब हम लोग इसको आईपीटीजी देंगे तब, सॉरी आई एक्स गैल देंगे तो सर वो भी तो सबस्ट्रेट ही है ना। हाँ सबस्ट्रेट ही है एक्स गैल, लेकिन जब एक्स गैल को हम लोग उसको देंगे तो वो एक्स गैल को तोड़ के ब्लू कलर देगा। इसको जब हम लोग एक्स गैल देते हैं तो ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। अब सिंपल सा चीज समझो, एक जगह पे जीन एक्सप्रेशन जो है वो कम हो रहा है और एक जगह पे जीन एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है। तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होगा तो लेक जेड का भी एक्सप्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब जीन एक्सप्रेशन कम होगा तो लेक जेड का एक्सप्रेशन भी कम होगा, और जब जीन एक्सप्रेशन कम लेग जेड कम, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लू कलर कम होगा।
और जब लेग जेड का एक्सप्रेशन ज्यादा तो ब्लू कलर ज्यादा, इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ब्लू कलर को क्वांटिफाई करके तुम इनडायरेक्टली बता सकते हो कि जीन एक्सप्रेशन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो ये हुआ तुम्हारा लेग जेड, पहला इसको रेबल मार्कर। इसके अलावा तुम ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को भी यूज कर सकते हो, जीएफपी। अगर एक्सप्रेशन लेवल कम होगा तो ग्रीन फ्लोरोसेंस कम मिलेगा, एक्सप्रेशन लेवल ज्यादा होगा तो ग्रीन कलर ज्यादा मिलेगा। लेकिन तुमको ये नहीं जानना है, तुमको ये जानना है कि इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए जेलीफिश। जिसका नाम था एक्वेरिया विक्टोरिया। एक जेलीफिश है जिसका नाम है एक्वेरिया विक्टोरिया। इससे हमने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को आइसोलेट किया। और ये जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन होता है ये 238 एमिनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन होता है। लेकिन इस 238 एमिनो एसिड में से 3 एमिनो एसिड का ग्रुप जो होता है वो कहलाता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर ग्रुप जो है वो कितने एमिनो एसिड का बना हुआ है, 3 एमिनो एसिड का। कौन कौन है यहाँ पे, एक है एस, एक है जी, एक है वाई। एस का मतलब सेरिन, जी का मतलब ग्लाइसिन और वाई का मतलब टायरोसिन। यही क्रोमोफोर ग्रुप जो होता है जब इसके ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है तो ये तुमको कौन सा सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल देता है। ये 3 एमिनो एसिड जो क्रोमोफोर की तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हुआ तुम्हारा ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। बात वैसे ही है, एक्सप्रेशन कम होगा तो ग्रीन कलर कम मिलेगा, एक्सप्रेशन ज्यादा होगा तो ग्रीन कलर ज्यादा मिलेगा। इसके बाद तीसरा जीन जो है वो लक्स जीन है। और लक्स जीन्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको कहा जाता है ल्यूसीफरेज। और ये जो लूसीफरेज जो होता है 2 जगह पे से आइसोलेट किया जा सकता है। एक तो तुम्हारा फायर फ्लाई से, जुगनू जो चमकता है वो ल्यूसीफरेज की वजह से ही चमकता है। और दूसरा एक होता है विब्रियो फिशेरी, जिसका यूज करते हैं हम लोग बैक्टीरिया में एक फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए जहां पे पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोरम सेंसिंग। तो विब्रियो फिशरी या फिर फायर फ्लाई से क्या किया जा सकता है, ल्यूसीफरेज जीन को आइसोलेट किया जा सकता है। काम क्या होता है ल्यूसीफरेज का, तो एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन। वो उसको ऑक्सी ल्यूसीफेरिन में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो ऑक्सी ल्यूसीफेरिन में कन्वर्ट होता है तो एक लाइट निकलती है, एक इल्यूमिनेशन निकलता है जिसको तुम विजुअली देख सकते हो। और जब तुम उसको देख सकते हो तो फिर तो कहना ही क्या है। जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा एक्सप्रेशन, जितनी कम लाइट उतना कम एक्सप्रेशन। तो ये तीसरा रिपोर्टर जीन हो गया। एक और रिपोर्टर जीन है जिसको कहा जाता है GUS। फुल फॉर्म निकल के आता है
ग्लूकोयूरिनिडेज। जिसका काम क्या होता है, एक केमिकल होता है जिनको कहा जाता है ग्लूकोयूराइड्स। अगर उन ग्लूकोयूराइड्स के ऊपर ग्लूकोयूरिनिडेज ने काम किया तो यहां पे तुमको कौन सा कलर मिलता है, ब्लू कलर मिलता है। तो जितना ज्यादा तुम्हारा GUS जीन का एक्सप्रेशन होगा उतना ज्यादा ब्लू कलर तुमको देखने को मिलेगा। तो इससे भी तुम बता सकते हो कि तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन का लेवल क्या है। तो ये हुआ तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने का तरीका। कल हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफेक्शन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज देख लेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का।